वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम न्यूरल नेटवर्क की एक और एप्लीकेशन पे बात करेंगे जिसका नाम है पैटर्न रिकॉग्निशन। अब देखिए, पैटर्न रिकॉग्निशन के अंदर ये कोई भी एक चीज के पैटर्न को नाम नहीं दे रहा है। मतलब ये कि ये पैटर्न रिकॉग्निशन का जो फिनोमेना है, इसके मदद से कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं। जैसे कि सबसे पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है वो ही इसका एडवांटेज जो है वो है क्लासिफिकेशन। पैटर्न रिकॉग्निशन के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि आप क्लासिफाई कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप जैसे अगर किसी पैटर्न को आपने दिया तो ऑटोमेटिकली वो इसको इसी जगह पे रखता है, बिकॉज यहाँ पे इसकी डिटेल जो है वो ऑलरेडी फीडेड रहती है कि ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है और एक ऐसा ट्राइंगल है जिसके सारे साइड्स इक्वल है और 3 साइड है इसके। ये इन्फॉर्मेशन अगर मैंने पहले ऑलरेडी दे दी तो इसका मतलब ये पैटर्न अगर ऐसा नहीं आता, मुझे अगर ऐसा आता है तो भी इसको क्या करेगा, ऐसा बना देगा। मतलब इसको प्रॉपर ट्रायंगल बना देगा और ट्रायंगल बनाने के बाद इसको क्लासिफाई कर देगा कि अच्छा ये तो ट्रायंगल था। मतलब एक अधूरी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा और ऐसा लिखता हूँ और ऐसा। जैसे मैं ऐसा लिखूंगा तो ये पैटर्न रिकॉग्निशन असल में इसको 5 बना देगा। पैटर्न रिकॉग्निशन का मॉडल यही कहता है। और इसके बाद यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मैं नंबर्स लूँ या शेप लूँ या स्पीच लूँ या वॉइस लूँ या इमेज लूँ या वीडियो लूँ, सबको पैटर्न रिकॉग्नाइज। मतलब आपने एक बार पैटर्न सीखना है, एक बार पैटर्न सीखने के बाद आप क्या करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करवाएंगे। अब यहाँ पे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे इसकी एक और अच्छाई जो है वो ये कि जो भी फेक बायोमेट्रिक डिटेक्शन होता है, जैसे मान लीजिए मैंने किसी जगह पे लॉगिन करना है, मुझे फिंगरप्रिंट डालनी है और फिंगरप्रिंट जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर रिकॉग्नाइज नहीं है तो जाहिर सी बात है वो मशीन क्या करेगी, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। मतलब जब भी कभी जो फिंगरप्रिंट वाली जो जगह होती है जिसपे आप अपनी उंगली को प्रेस करते हो, तो एक्चुअल में क्या होता है कि आपका ये डेटा जो है ये मैच करवाया जाता है उस डेटा से जिस डेटा को लॉगिन के ड्यूरेशन के दौरान आपने रखा होगा। विच मीन्स कि पैटर्न रिकॉग्निशन के अंदर कुछ ना कुछ रखा होना चाहिए। अगर रखा होगा तो ही ये उंगली का जो अभी दिख रहा है आपको फिंगरप्रिंट, ये फिंगरप्रिंट उससे मैच होगा और मैच होने के बाद क्या होगा, उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता। तो फेक बंदा मेरा लैपटॉप नहीं खोल सकता जब तक कि अंडर अनलेस उसमें मेरी उंगली ना लगे। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे जो ये जो ब्लाइंड लोग होते हैं, जो ब्लाइंड जो इम्पेयर्ड लोग होते हैं, उनके लिए भी काफी मदद करी पैटर्न रिकॉग्निशन ने। पैटर्न रिकॉग्निशन जो है उसमें आप जैसे कोई ड्रेस मटेरियल फॉर एग्जांपल, तो फॉर ड्रेस मटेरियल जो होता है, ड्रेस मटेरियल के अंदर क्या होता है कि अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई कॉटन का होता है, कोई लिनन का होता है, कोई किसी तरह का होता है। तो क्या होता है, विजुअली इम्पेयर्ड लोग जो होते हैं, जिनको आंखों से नहीं दिखता, वो क्या करते हैं, ज्यादातर फील करके, सेंस करके काम करते हैं। ठीक है ना। तो पैटर्न रिकॉग्निशन के अंदर वो ये फील कर लेते हैं कि फिलहाल हमारा इस टाइम पे हमारे हाथ में किस तरह का कपड़ा है। कलर तो नहीं दिखेगा, ऑब्वियसली बात है, और उसका मेक भी नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ ये बात जरूरी है कि फील करके वो ये काम कर सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है पैटर्न रिकॉग्निशन का कि हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के अंदर हम टेक्सचर भी एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद अगला आता है स्पीकर डायरेक्टाइजेशन का। स्पीकर डायरेक्टाइजेशन जो है वो ये टेक्निक है कि मान लीजिए यहाँ पे आप और मैं फोन पे बात कर रहे हैं और हम दोनों की बातें ओवरलैप हो रही हैं, और ओवरलैप होने के साथ साथ पीछे से एक आवाज आ रही है, जो किसी कोई म्यूजिक बज रहा है पीछे। तो होता क्या है कि जनरली हम लोग जब फोन पे बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि भाई 1 मिनट जरा आप शांत रहिए, एक बार 1 मिनट के लिए चुप हो जाइए, पीछे कुछ बज रहा है उसको सुनते हैं। और उसको सुनने के बाद आप बोलते हो कि ये म्यूजिक बंद कर दो या ये म्यूजिक बंद हो सकता है कि नहीं। और जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक कान में फोन लेके दूसरे कान में हाथ लगा के और उस जगह से ही बाहर चले जाते हैं, डिस्टेंस पे चले जाते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन तो एनालाइज कर लेता है कि वो फोन कॉल में बात क्या चल रही थी, और उस फोन कॉल में जो बंदा बात कर रहा था उस गाने को इग्नोर करते हुए उस बंदे की आवाज को ध्यान रखते हैं और वो जो बोलता जाता है उसको सुनते जाते हैं। एक्चुअल में जब आप दो वॉइसेस जो होती हैं जिनका अंदर को जिस तरह से ऑसिलेशन बनता है, उनके अंदर ओवरलैपिंग बहुत सारी होती है, बहुत सारी ओवरलैपिंग होती है। उस ओवरलैपिंग को अलग अलग करता है कि मिस्टर ए और मिस्टर बी की आवाज कौन कौन सी है। ये मिस्टर ए की आवाज है और यहाँ पे मिस्टर बी की आवाज है। ये दोनों जब ओवरलैप हुई थी तो ये बना था और कुछ समझ में नहीं आया था आपको। लेकिन पैटर्न रिकॉग्निशन जो है वो इन दोनों की आवाजों को स्पीच डायरियाइजेशन से, डायरियाइजेशन जो है वो टेक्निक ही होती है कि ह्यूमन वॉइसेस को या दो से अधिक वॉइसेस को अलग अलग करना, जिससे कोई आप मतलब निकाल सके। उसके बाद एक और चीज आती है जो पैटर्न रिकॉग्निशन का एक एडवांटेज है, वो ये कि पैटर्न रिकॉग्निशन के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पहचानते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको
एक ही एंगल से दिखेगी वो। अगर आप अपना एंगल भी चेंज कर दोगे, तो भी वो चीज़ आपको दिखना चालू हो जाएगी। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो है वो है कि गाड़ियों की नंबर प्लेट। आजकल जो ट्रैफिक के अंदर जो कैमरे लगे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में, तो घर आपके जो है उसका चालान आ जाता है अगर आपने सिग्नल को पार कर लिया या किसी तरह से कोई ऐसा क्राइम करा जो कि आपको नहीं करना चाहिए था गाड़ी चलाते में। तो ट्रैफिक पुलिस वाले अब रोकते नहीं है गाड़ियों को। अब उन्होंने क्या कर रखा है, कैमरे लगा दिए, और गाड़ियों के पीछे नंबर प्लेट तो होती है, आप गाड़ी चाहे कैमरे के सामने से लेके जाओ या साइड से लेके जाओ, और उसका स्पॉट ऐसा सेट करते हैं वो लोग कैमरे का, ये कहीं भी ऐसा ना हो कि एक ब्लैंक रीजन मिल जाए जहाँ पे आप कुछ भी करते फिरो तो आपको पता ना चले। तो इधर से अगर कैमरा जो है, जो उसके नीचे वाला पोर्शन जो होगा वो अगर ब्लैक होगा तो ये चीज़ सामने वाला कैमरा कवर कर रहा होगा। तो आजू बाजू कैमरा लगा के, और वो क्या करते हैं, अलग अलग एंगल से कोई भी अगर क्राइम कमिट होता है तो उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, या कोई गाड़ी बिना हेलमेट के जा रहा है तो उसको भी देख सकते हैं। और अगर किसी सिग्नल ब्रेक करा तो बिल्कुल वो तो खैर बहुत बड़ा वो है, क्राइम है, उसको तो सिग्नल तो ब्रेक करना ही नहीं चाहिए कभी भी किसी को। तो उसके लिए भी जो उनने जो उसका पनिशमेंट सेट कर रखा होगा, जो उसका चालान सेट कर रखा होगा, वो घर तक पहुंचा देते हैं आजकल। ये काम थे एडवांटेजेस के, जो एडवांटेजेस पैटर्न रिकॉग्निशन के होते हैं। अब कुछ डिसएडवांटेज की बात करते हैं हम। जब आप पैटर्न रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं तो इसका सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इतना आसान नहीं होता। देखिए छोटी मोटी चीज़ों के लिए तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे भी इस टाइप की कोई चीज़ें आएंगी तो वहाँ पे दिक्कत आएगी। वहाँ पे दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसकी ट्रेनिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट और ट्रेनिंग पार्ट जो है वो काफ़ी स्लो होता है। अब इसमें डेटा सेट की बात करते हैं। अगर आपको बहुत एक्यूरेट आंसर चाहिए तो आपको इसमें बहुत बड़ा डेटा सेट देना पड़ेगा और उसकी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, अदरवाइज आपको इससे आंसर की ज्यादा उम्मीद ना रखें। मैंने, आप देखें यहाँ पे एग्जांपल दिया, मैंने 5 बना दिया, ये इसके अलावा भी कुछ भी बन सकता था। ये मेरा ख्याल से एच भी बन सकता था, कुछ भी हो सकता था ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप जब आप किसी आंसर की एक्यूरेसी की बात करेंगे तो आपको डेटा सेट जो है वो थोड़ा सा बड़ा लगेगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम और होती है इसके अंदर, कभी कभी ऑब्जेक्ट्स रिकॉग्नाइज होती हैं और कभी कभी नहीं होती। जैसे आप अगर देखेंगे, जैसे बहुत अच्छी ट्रेनिंग करी हुई है और बहुत बड़ा डेटा सेट है, ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल केसेस में देखेंगे ना तो कई बार चीज़ें जो होती हैं वो मतलब कुछ और निकाल देती हैं। मतलब ये कि सिस्टम ने आपका चेहरा देखा और उसको आपको अंदर कमरे का एक्सेस मिल रहा है, घर का एक्सेस मिल रहा है, जबकि वो आपका जो फ्रेंड था उसने आपकी फोटो लगा दी थी और ओरिजिनल पिक्सल, ओरिजिनल जो क्वालिटी होती है ना, जो इमेज की क्वालिटी, जो चेहरे के फीचर्स होते हैं, वो एक्सट्रैक्ट करा ही नहीं उसने, सिर्फ फोटो लेके और इमेजिन कर लिया कि हाँ ठीक है ये तो सही बंदा है। और ये, अब आप मुझे बताइए कि मैं कैमरे के सामने खड़ा हूँ तो वो मुझे देख रहा है कैमरा जब, तो अगर सिर्फ कोई फोटो दिखा देगा मेरी तो क्या मैं एक्सेस देना चाहिए क्या? ऐसे तो चोर भी मेरी फोटो खींच के और दिखा देंगे, या कहीं फेसबुक से उठा के फोटो और प्रिंट निकाला और दरवाजे के सामने खड़े हुए तो लीजिए दरवाजा एक्सेसिबल हो गया। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये भी इसको डिसएडवांटेज में इसलिए कहना चाहता है क्योंकि आपको एक्चुअल में सिस्टम को ट्रेन ऐसा करना है कि जो ओरिजिनल फेस जो होता है उसके जो जो फीचर्स होते हैं 3 डायमेंशन के अंदर, वो सारे के सारे डायमेंशन यहाँ पे मेंशन करने चाहिए, जिससे कि वो इजीली मैनेजेबल हो जाए पैटर्न रिकॉग्निशन की टेक्निक। और थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन आपका सिस्टम जो है वो बड़ा रोबस्ट होगा। खैर, अब इसके कुछ एप्लीकेशन है, इसकी खुद की भी कुछ एप्लीकेशन हैं जो जिन जिन जगहों पे पैटर्न रिकॉग्निशन को इस्तेमाल किया जाता है। मतलब न्यूरल नेटवर्क की कैटेगरी के अंदर आता है पैटर्न रिकॉग्निशन, और पैटर्न रिकॉग्निशन की कैटेगरी के अंदर आते हैं क्या, इमेज प्रोसेसिंग, इमेज सेगमेंटेशन, इमेज को एनालाइज करना, जो कि ह्यूमन आई करती है, हम वही सेम काम मशीन से करवाना चाह रहे हैं। बस ये रहता है कि इमेज की प्रोसेसिंग होना जरूरी है, इमेज की जो भी इमेज की जो भी पोजिशनिंग है, जो भी साइज है, जो भी कलर्स हैं, वो सारे की सारी चीज़ें जो है वो सारे की सारी डिटेल जो है वो डेटा सेट के फॉर्म में जाना जरूरी है, बेहद जरूरी है। तब जाके आप इमेज का सेगमेंटेशन कर सकते हो, इमेज को किसी भी तरह से प्रोसेस कर सकते हो। इमेज प्रोसेसिंग मतलब इमेज ट्रेवर्सल, एक बार आप ट्रेवर्सल कर लोगे तो इंसर्शन डिलीशन अपडेशन जैसे होता है ना, वैसे इमेज प्रोसेसिंग मतलब ये कि आप उसके अंदर अगर आप कंप्रेशन करना है तो आपको इमेज प्रोसेसिंग का पार्ट है वो। अगर कोई सी एल्गोरिथम अप्लाई करनी है, कोई एलडीपीसी कोड अप्लाई करने है, कोई मैक कोड अप्लाई करना है, कोई से भी मैनचेस्टर कोडिंग करनी है उसके अंदर, तो आपको इमेज को प्रोसेस तो करना पड़ेगा। तो ये हुई एक बात। दूसरा हुआ कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन का सबसे बेहतर एग्जांपल जो है वो ये है कि बायोलॉजी वाले या मेडिकल स्टूडेंट वाले या बायोमेडिकल इमेजिंग जो है उसके अंदर आप एक्चुअल में कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल करते हो। मान लीजिए कोई किसी का कैंसर डिटेक्ट करना है, किसी का ट्यूमर डिटेक्ट करना है, तो जो भी मशीन्स होती हैं वो मशीन्स के अंदर बंदा जाता है और उसके बाद उसके
उसकी फोटो खींची जाती है, कुछ इस तरह की फोटो ली जाती है जो कि दिमाग के अंदर तक की भी फोटो ले सके, और उसके बाद फिर डॉक्टर्स उसको देखते हैं और एनालाइज करते हैं कि यार वेदर ये बंदा कितने दिन तक बचेगा नहीं बचेगा, या जो भी बीमारी होगी उसका इलाज क्या होगा, वो उसका भी डायग्नोसिस चालू हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर विजन यही तो है कि आपकी मशीन जो है वो देखे और बता दे और रिपोर्ट जनरेट करके भी दे दे कि इसमें किस तरह के सिम्टम्स हैं, इसकी लाइफ अभी चलेगी या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तो कितना नहीं चलेगी। ये पैटर्न रिकॉग्निशन का हिस्सा होता है कि वो एग्जिस्टिंग पैटर्न देखते हैं कि हमें अगर कोई ट्यूमर है किसी को, या पार्किंसन डिसीज है फॉर एग्जांपल, या अल्जाइमर है फॉर एग्जांपल, तो अल्जाइमर में सीटी स्कैन में अवस्था क्या होती है उसका कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होगा, और एक रिकॉर्ड नहीं होगा, तरह तरह का होगा। और इस एज ग्रुप का बंदा जो हमारे डिस्पेंसरी में आया, हमारे जो इलाज कराने आया, फिर उसकी रिपोर्ट और इसकी रिपोर्ट मैच करानी चाहिए कंप्यूटर को, तो तब जाके कोई डिसीजन देना चाहिए कि अब इस बंदे को अल्जाइमर है या नहीं है, अगर है तो कितना परसेंटेज है। तो ये बायोलॉजी वाले या मेडिकल स्टूडेंट्स वाले इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर विजन। आप जाते भी देखा होगा हॉस्पिटल में कि सीआरटी मॉनिटर्स लगे रहते हैं, उसके अंदर रीडिंग्स चलती रहती है, और यहाँ बहुत सारे सेंसर नेटवर्क लगे रहते हैं, तो वो एक्चुअल में हार्ट बीट, पल्स रेट और सारे के सारे पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके ऊपर मशीन पर डिस्प्ले करना चालू करते हैं। और डॉक्टर आपसे बात नहीं करता, पहले वो डिस्प्ले में देखता है कि एक्चुअल में क्या रीडिंग्स आ रही है। तो ये है कंप्यूटर विजन का एक सिनारियो जो कि पैटर्न रिकॉग्निशन इसके अंदर मदद करता है। उसके बाद आता है सेस्मिक एनालिसिस। सेस्मिक एनालिसिस बेसिकली क्या होता है कि जब भी कभी कोई किसी जगह में भूकंप आता है या भूकंप आने वाला होता है, तो उसकी अंदाजन जानकारी जो है वो सेस्मिक रिकॉर्ड्स से मेंटेन कर दी जाती है। और इसमें भी बताया जाता है कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि सही भी होता है, कई बार गलत भी होता है, क्योंकि नेचुरल कैलामिटी है तो मैं कुछ नहीं बोल सकता इसमें। लेकिन हाँ, वो ये बता देते हैं कि आज से आने वाले कुछ टाइम बाद, ये 10 महीने, ये 10 दिन बाद या 5 दिन बाद हमारे यहाँ शायद भूकंप के झटके फील हों, ऐसा वो बोल देगा। अब आप अपने आप को बचा सको तो प्लीज बचा लेना, क्योंकि हमने इसका रिकॉर्ड निकाला है, सेस्मिक रिकॉर्ड निकाला है। वो जिस तरह से अर्थ की कोर हिल रही है उस तरह से यहाँ पे अपने जैसे आने वाला है 5 दिन बाद, आप लोग चाहें तो अपनी किसी सेफ जगह पे, किसी सेफ पहाड़ी पे चले जाएं, बिकॉज आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो ये जो होता है, ये सेस्मिक एनालिसिस क्या होता है, ये भूकंप की बेसिकली स्टडी जो होती है ना, इसको कहते हैं सेस्मिक एनालिसिस मॉडल। और उसके मॉडल तैयार किए जाते हैं और बाकायदा इनको रखा जाता है, और रखने के बाद इनको इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, और वो पूरी पूरी ट्रैक रिकॉर्ड दे देते हैं कि अभी क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या होगा। उसके बाद आता है अगला, रडार सिग्नल क्लासिफिकेशन। जब रडार सिग्नल की अगर अपन बात करें तो रडार सिग्नल भी एक पैटर्न रिकॉग्निशन और सिग्नल प्रोसेसिंग एक्चुअल में है ही पैटर्न रिकॉग्निशन की टेक्निक। कि जो पैटर्न रिकॉग्निशन है उसकी मदद से, जब पैटर्न रिकॉग्निशन नहीं था तो सिग्नल प्रोसेसिंग में बहुत दिक्कत आती थी। सिग्नल प्रोसेसिंग का जो मॉडल है वो बहुत जगह यूज किया जाता है रडार सिग्नल में। वो रडार सिग्नल की क्लासिफिकेशन जैसे एपी माइन डिटेक्शन या आइडेंटिफिकेशन इस टाइप के हैं। और इसमें क्या होता है कि जो भी मैसेजेस आते हैं उनको, पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया जाता है और उन सिग्नल्स को प्रोसेस किया जाता है। और एक बीएसएफ बॉर्डर पे खड़ा जवान जो है वो अपने मेजर को या लेफ्टिनेंट कर्नल को मैसेज पहुंचा देता है कि अभी फिलहाल सूरत हाल क्या है, यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वो चीज़ जो होती है उसमें भी पैटर्न रिकॉग्निशन जो होता है वो टूटे फूटे नॉइजफुल वाले मैसेज को कन्वर्ट करके और किसी तरह मेजर साहब तक पहुंचाने की कोशिश करता है। स्पीच रिकॉग्निशन, जैसे कि मैंने बताया कि स्पीच रिकॉग्निशन भी इस ट्रेड में ऑफर करती है कि आपको स्पीच को रिकॉग्नाइज करने के लिए पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको लगेगा सेट। जब आप सेट उसके अंदर डालेंगे, जैसे आप आज की डेट में जब छोटे थे तो जैसे अमिताभ बच्चन की एक बड़ी यूनिक आवाज है, तो अमिताभ बच्चन की आवाज पहचान पाते थे नहीं। लेकिन अभी अगर इस कमरे के अंदर पीछे से कोई अगर बोल दे अमिताभ बच्चन की आवाज में, तो शायद मेरे कान भी खड़े हो जाएंगे और यहाँ पे जितने लोग हैं उन सबको भी लगेगा कि अरे एकदम अमिताभ बच्चन साहब आ गए क्या। तो ये होता है पैटर्न रिकॉग्निशन, आपने स्पीच का पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रखा है। ये तो हुआ सिर्फ एनालिसिस कर, ये मालूमात करना कि आवाज किसकी है बताइए। लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं कि अगर मान लीजिए आवाज आए और डिस्टॉर्टेड आए या फिर कुछ ऐसा मिसिंग डेटा आए, तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हो कि नहीं कर पाते। चलिए हम और आप खेलेंगे कौन बनेगा, ये आगे का वर्ड ही आपको पता है। क्यों पता है? क्योंकि आप देख चुके हो उसको टीवी में, आपको पता है कि वो चैनल पे क्या आता है, तो ये बोलता कौन है आपको ये भी पता है। तो ये होता है स्पीच को रिकॉग्नाइज करना कि आधी टूटी फूटी इंफॉर्मेशन जो है उस इंफॉर्मेशन से आप बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन बना लो। उसके बाद जो सबसे आखिरी आता है वो आता है फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन। फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन रोज डेली स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिस में यूज होता है। कहीं भी जाते हो आप तो यूज होता है, आप लैपटॉप ऑन करते हो तो यूज होता है। इवन आप अपना मोबाइल फोन जब निकालते हो और गूगल पे या फोन पे जैसे ऐप से आप कुछ पेमेंट करते हो तो होता है। तो फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन इसलिए होता है
क्योंकि फिंगरप्रिंट जब हम प्लेस करते हैं तो या तो ऐसे ऐसे करके उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। जब रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो हम उस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए वो ऐप हल्का सा बटन हल्का सा पुश करते हैं और वो फटाक से स्टार्ट। रजिस्ट्रेशन के टाइम में 3 बार प्रेस करते हैं, 1 2 3 ऐसा करके प्रेस करेंगे। लेकिन जब कुछ सामान खरीद रहे होते हैं तब ये नहीं करते 1 2 3, वो तो उसने क्या करा, रिकॉर्ड रख लिया हमारे पूरे उंगलियों के फिंगर का, पूरे फिंगरप्रिंट का, ठीक है। और आपने हल्का सा ही पुश करा ना तो अपने आप ही मोबाइल फोन स्टार्ट है। आप देखना मोबाइल फोन लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, जैसे जेब में से निकालते हैं यूं हल्का सा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब उन्होंने उंगली लगा दी। रजिस्ट्रेशन के टाइम में ऐसा नहीं होता। रजिस्ट्रेशन टाइम में थोड़ा सा आपको वो स्कैन करता है। इवन आप नया लैपटॉप खरीद के लाइए उसमें फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन है तो उसको देखना, आप लिखा हुआ आता है कि लर्न कराइए सिस्टम को, विंडोज 11 या विंडोज 10 या जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, वो कहता है लर्न कराइए। आप जैसे लर्न कराते हो तो आपको उंगली बार बार फेरनी पड़ती है उस पर, कभी आगे कभी पीछे ऐसे ऐसे करके वो दिखाता है, इंस्ट्रक्शन भी दिखाता है कि अब आप उंगली को ऐसे प्लेस करें, अब आप उंगली को ऐसे प्लेस करें, अब आप उंगली को ऐसे प्लेस करें। उसके बाद जब आप लैपटॉप चला लेते हो 10 एक दिन हो जाते हैं तो आप क्या कैसे खोलते हो लैपटॉप, बिल्कुल ऐसे खोला और उंगली लगाई और वो क्लिक हुआ और चालू हो गया। क्या है कि पैटर्न की एंट्रीज जितनी ज्यादा होगी वही रिकॉग्निशन इंजन सबसे बेहतर होगा। अगर आप चाहते हैं कि अपना रिकॉग्निशन इंजन को बहुत बेहतर बनाना है, पैटर्न्स को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करना है, तो नंबर ऑफ पैटर्न देते जाइए। जो नए नए आंसर्स आते हैं वो भी देते जाइए। जो नए नए एल्गोरिथम्स आएंगी वो आगे जाके इसको हिला नहीं पाएंगे, बिकॉज ये एक ऐसा एप्लीकेशन एरिया है जिससे डिराइव होकर सारे एप्लीकेशन एरिया को देखते हैं। क्योंकि मैंने क्या बोला, पैटर्न रिकॉग्निशन, मैंने कोई जनरलाइज नाम नहीं लिया इसका, तो इसलिए ये था पैटर्न रिकॉग्निशन। थैंक यू सो मच।